हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम लोग मध्य प्रदेश द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2017 में आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो भर्ती की गई थी उसके पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस पेपर में कुल 200 प्रश्न पूछे गए थे। इन 200 प्रश्नों में से आज हम लोग 100 प्रश्न को कवर करेंगे इस वीडियो में, और नेक्स्ट जो 100 क्वेश्चन होगा उसको हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न, निम्नांकित समाजशास्त्रियों में से कौन सा एक स्वरूपात्मक संप्रदाय का अधिवक्ता नहीं है? जॉर्ज सिमल, वीरकांत, हाबहाउस, वानबीज। तो दो संप्रदाय हैं, स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो विद्वान है वो जॉर्ज सिमल है, वीरकांत है और वानबीज है। हाबहाउस इसमें नहीं है, तो आंसर सही हो जाएगा हाबहाउस। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी समाजशास्त्र की विषय वस्तु का विभाजन दुर्खीम ने किया है? यहाँ देखना है, विषय वस्तु का विभाजन दुर्खीम ने किया है। सामाजिक स्थायित्व, सामाजिक गतिशीलता एवं सामाजिक पुनर्निर्माण, सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र एवं सामान्य समाजशास्त्र, और सामाजिक विरासत, व्यक्तित्व और उसका विकास एवं सामाजिक प्रक्रियाएं। तो दुर्खीम ने जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु का विभाजन किया है वो किया है सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र एवं सामान्य समाजशास्त्र में। सोशल मार्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी एंड जनरल सोशियोलॉजी में। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया है? समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया है? अगस्त कांत, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खीम। तो सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया है इमाइल दुर्खीम ने। प्रश्न नंबर 4 है कि किसने कहा कि एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जा सकता है? ऑप्शन देखते हैं। किसने कहा कि एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय? ऑप्शन है आगमन एवं निमकाफ, जॉर्ज लुंडबर्ग, ई.एस. बोगार्डस, किंग्सले डेविस। तो सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय जिसने माना एक सीमित क्षेत्र में वो है आगमन निमकाफ। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु समुदाय की विशेषता है? लघु समुदाय की विशेषता नहीं है ये बताना। लघुता, समरूपता, आत्मनिर्भरता और द्वितीयक व्यवसाय। लघु समुदाय की विशेषता नहीं है, तो लघुता, समरूपता और आत्मनिर्भरता ये सब लघु समुदाय की विशेषता है, और डी द्वितीयक व्यवसाय ये लघु समुदाय की विशेषता नहीं है। लघु समुदाय की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो लघु समुदाय की अवधारणा का प्रतिपादन ऑप्शन है रेडफील्ड ने किया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किसने कहा कि हम समिति के सदस्य होते हैं संस्थाओं के नहीं? हम समिति के सदस्य होते हैं संस्थाओं के नहीं, तो यह बात कही है मैकाइवर एवं पेज ने। किसने संस्था की विशेषता नहीं है? कौन सी एक संस्था की विशेषता नहीं है आना है? तो संस्था में जो है वो व्यक्ति नहीं पाए जाते, ठीक है, अस्थायित्व तो होता है, स्पष्ट होता है उसका, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि किंग्सले डेविस के अनुसार प्राथमिक समूह की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी आवश्यक है? शारीरिक समीपता, समूह का लघु आकार, वैयक्तिक संबंध या निश्चित क्षेत्र। तो शारीरिक समीपता भी होनी चाहिए, समूह का लघु आकार भी होना चाहिए, वैयक्तिक संबंध भी होना चाहिए, निश्चित क्षेत्र की जरूरत नहीं है। तो 1, 2, 3 ये सही होना चाहिए, इसमें यही सही आंसर है 1, 2, 3। ये ऑप्शन डी इसका कोड 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि किसने कहा है कि संस्कृत पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है? एमजे हेरेस्कोविट्स ने। 11 प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? समुदाय मूर्त है जबकि समाज
अमूर्त है। समुदाय अमूर्त है जबकि समाज मूर्त है। समाज तथा समुदाय दोनों मूर्त हैं, समाज तथा समुदाय दोनों अमूर्त हैं। ये सही होगा। समुदाय मूर्त है क्योंकि समुदाय में व्यक्ति होते हैं, जबकि समाज क्या है? समाज सामाजिक संबंधों पर निर्भर करता है और सामाजिक संबंध क्या होते हैं? अमूर्त होते हैं। सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं, इसलिए ये सही है। समुदाय अमूर्त, ये सब ये गलत है। समुदाय अमूर्त है क्योंकि व्यक्तियों का समूह, ये बात गलत हो जाएगी। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं कि मनुष्य के सीखे हुए व्यवहार को क्या कहते हैं? तो मनुष्य का जो सीखा हुआ व्यवहार है वो कहलाता है संस्कृत, कल्चर। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं कि प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति में सर्वप्रथम किसने अंतर किया है? प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति में सर्वप्रथम राल्फ लिंटन ने किया है। राल्फ लिंटन ने प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति में अंतर किया है। प्रश्न नंबर 14 है कि किसने सामाजिक समूह का वर्गीकरण उदग्र तथा क्षैतिज, ये बताना है कि उदग्र तथा क्षैतिज में किसने किया है? तो ये हैं डी मिलर ने। मिलर ने सामाजिक समूह का वर्गीकरण उदग्र तथा क्षैतिज में किया है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक गलत है? क्षेत्रीय समूह वेबर, प्राथमिक समूह कूले, अंतर समूह समनर, संदर्भ समूह मर्टन। ये सब सही हैं, लेकिन ये गलत है, इसलिए ऑप्शन ये क्षेत्रीय समूह वेबर का सही हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रीय समूह वेबर ने नहीं कहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिनियम अंतर जातीय विवाह को मान्यता प्रदान करता है? ठीक है, अंतर जातीय अधिनियम प्रदान करता है हिंदू विधवा अधिनियम 1856, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। तो जो अंतरजातीय विवाह को मान्यता करता है वह है विशेष विवाह अधिनियम 1954। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किसने कहा कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है और रहा था और रहेगा? तो यह बात कही है मेलनिवस्की ने। मेलनिवस्की ने कहा कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा था और रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18 है कि यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? यौन साम्यवाद, ठीक है। सेक्स कम्युनिज्म की बात कौन करता है? तो ये बात करते हैं मॉर्गन। मॉर्गन ने कहा यौन साम्यवाद या कामाचार की को यौन साम्यवाद का जो उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था वो मॉर्गन ने दिया था। प्रॉमिस्क्यूटी। प्रश्न नंबर 19 है दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत किस पुस्तक में लिखे हैं? धर्म की उत्पत्ति संबंधी पुरस्कार इन्होंने अपनी पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में लिखा हुआ है। एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। प्रश्न नंबर 20 है दुर्खीम के अनुसार धर्म का सर्वाधिक आदिम प्रकार है। उन्होंने धर्म का जो सर्वाधिक आदिम प्रकार बताया है वो बताया है को टोटमवाद। प्रश्न नंबर 21 है कि समाज में एकीकरण की समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया है पठन पाठन की, निर्देश देने की, सीखने की या साथ जोड़ने की? तो समाज में जो समाजीकरण की प्रक्रिया है वो सीखने की है। प्रश्न नंबर 22 है स्वदृश्य दर्पण के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? ठीक है, लुकिंग ग्लास सेल्फ, आत्मदर्पण का सिद्धांत इसे बोलते हैं। यह बात कही है चार्ल्स कूले ने। प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई? मर्टन द्वारा। प्रश्न नंबर 24 है निम्नलिखित में से किसने सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया है? सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत डेविस तथा मूर, मार्क्स, पार्सन्स और वार्नर। तो किसने दिया है ये? इसका ऑप्शन देखते हैं डेविस मूर, पार्सन्स, डेविस मूर और पार्सन्स ने। ठीक है, 1 और 3 ये है।
किसने कहा है व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जात प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? व्यवसाय को जात प्रथा के लिए उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी मानने वाले विद्वान हैं नेस्फील्ड। नेस्फील्ड ने व्यवसाय और केवल व्यवसाय को ही जात प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी माना है। प्रश्न नंबर 26 है, जीएस घुरिये के द्वारा दी गई विशेषताओं में से कौन सी निम्नलिखित विशेषता सही नहीं है? फेडरेशन, श्रेणीबद्धता, भोजन एवं सामाजिक व्यवहार पर प्रतिबंध, अंतर जातीय विवाह। यह बात जीएस घुरिये ने नहीं कही है, उन्होंने यह विशेषता जात की नहीं बताई है। प्रश्न नंबर 27 है, सामाजिक गतिशीलता का वर्गीकरण क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता एवं गतिशीलता में किसने किया है? क्षैतिज और उद्दक, हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी एंड वर्टिकल सोशल मोबिलिटी, तो यह वर्गीकरण किया है सोरोकिन ने। जेम्स जॉर्ज फ्रेजर की पुस्तक द गोल्डन बाउ, गोल्डन बाउ निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? तो गोल्डन बाउ में जेम्स फ्रेजर ने धर्म और जादू की बात की थी, रिलीजन एंड मैजिक का उल्लेख किया था उन्होंने इस पुस्तक में। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने यह अवलोकन प्रस्तुत किया कि जाति व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणिक संतान है जिसका पालन पोषण गंगा यमुना के मैदान में हुआ है? यह बात कही है जीएस घुरिये ने। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने कहा है कि जब एक वर्ग लगभग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित हो जाता है तब हम उसे जाति कहते हैं? यह बात कहते हैं कूले कहते हैं कि जब वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित हो जाता है तब हम उसे जाति कहते हैं। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, नहीं है। सामाजिक परिवर्तन की समाज होती है, सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है सामाजिक, तो ये इसमें सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य नहीं है, ये सामाजिक परिवर्तन की विशेष। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रगति की विशेषता है? ये बताना है हमको। ऑप्शन है इच्छित लक्ष्य मूल्यों से निर्धारित, केवल मनुष्यों से संबंधित, सभी सही है। तो सामाजिक प्रगति में इच्छित लक्ष्य भी होता है, मूल्यों से निर्धारित भी होती है और केवल मनुष्यों से संबंध होता है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मिचेल, डंकन मिचेल ने सामाजिक विकास के कितने मापदंडों का उल्लेख किया है? डंकन मिचेल ने 4, 6, 8, 10। तो डंकन मिचेल ने जो सामाजिक विकास के मापदंड बताए हैं वह बताए हैं 6 चर्चा उन्होंने की है। किसने समाज के उद्विकास को जंगली, असभ्य और सभ्य अवस्थाओं में वर्णन किया है? समाज के उद्विकास, समाज के उद्विकास से संबंधित है स्पेंसर, काउंट, मॉर्गन, सभी लोग संबंधित है, लेकिन ये मॉर्गन ने उद्विकास की 3 अवस्थाएं बताई थी, जंगली, असभ्य और सभ्य। 35 है कि निम्नांकित में से सामाजिक प्रगति की दिशा है? पहला है शिक्षा का स्तर, प्रौद्योगिक एवं वैज्ञानिक प्रगति, अनुकूल भौगोलिक पर्यावरण, सभी सही है। तो सामाजिक प्रगति की सहायक दशा है, इसमें शिक्षा का उच्च स्तर भी होना चाहिए, वैज्ञानिक प्रगति भी होनी चाहिए और अनुकूल भौगोलिक पर्यावरण, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही है। प्रश्न नंबर 36 है, निम्नांकित कौन सा एक सामाजिक परिवर्तन का जनांकीय कारक है? जनांकीय कारक है? आप्रवास और उत्प्रवास, प्रौद्योगिकीय आविष्कार, औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकीय वृद्धि, ग्रामीण नगरीय प्रथाओं में असमानता। तो सामाजिक जनांकीय कारक है आप्रवास और उत्प्रवास। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं कि निम्नलिखित सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतकारों में से किसने चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत प्रतिपादन किया? चैलेंज एंड रिस्पांस का सिद्धांत, यह बात कही है चुनौती और अर्नाल्ड टायनोवी ने चुनौती तथा प्रत्युत्तर का सिद्धांत दिया है। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं कि निम्नलिखित में से लेखक और उसकी पुस्तक से संबंधित, लेखक और उसकी पुस्तक का
मेल करना है, और वो है योगेंद्र सिंह सोशल चेंज इन इंडिया। कौन सी युग्म सही, ये हमको बताना कौन सा युग्म सही है। तो योगेंद्र सिंह सोशल चेंज इन इंडिया ये गलत है। जे.एफ. क्यूबर कल्चरल सोशियोलॉजी ये भी गलत है। प्रश्न नंबर ऑप्शन सी है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन और पीए सोशल, तो ये भी गलत है, ये सही है। पीए सोरोकिन सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स। प्रश्न नंबर 39 है कि पीए सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत संस्कृत वर्गीकृत किया है। तो पीए सोरोकिन ने जो सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में संस्कृत को वर्गीकृत किया है वह चेतनात्मक, भावात्मक, आदर्शात्मक इन तीनों में किया है। 1 2 3 ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी 1 2 3। प्रश्न नंबर 40 है कि इनमें से कौन सा कांट के सामाजिक परिवर्तन की योजना का है। तो उसमें धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर और प्रत्यक्ष स्तर ये तीन है। 1 2 3 ऑप्शन सही होगा डी। सांस्कृतिक, प्रश्न नंबर 41 है सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। तो ये अकबर ने दिया है। उन्होंने संस्कृतियों का विभाजन दो में किया था, भौतिक संस्कृत और अभौतिक संस्कृत। उन्होंने कहा है कि जब अभौतिक संस्कृत भौतिक संस्कृत की तुलना में पिछड़ जाती है तो एक लैग पैदा हो जाता है, इसी लैग को उन्होंने पिछड़ापन कहा और कहा कि यह सांस्कृतिक विलंबना की स्थिति है। अकबर। प्रश्न नंबर 42 है निम्नलिखित सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतकारों में किसने आर्थिकवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। आर्थिक निर्धारणवाद, पीए सोरोकिन, बी पैरेटो, अकबर। तो आर्थिक निर्धारणवादी सिद्धांतकार माने जाते हैं कार्ल मार्क्स। प्रश्न नंबर 43 है 43 किसी वस्तु की संरचना उसके अंगों में पाए जाने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी अंतः संबंधों को कहते हैं। किसी ऑप्शन आपके सामने है एच.एम. जॉनसन, टी.वी. वाटोमोर, एस.एफ. नाडेल और कार्ल मैनहीम। एच.एम. जॉनसन ने यह बात कही है। प्रश्न नंबर 44 है कि निम्न में से कौन सी एक सामाजिक संरचना की विशेषता है। सामाजिक संरचना की विशेषता आपको बतानी है और इसमें क्राउड, अंतर संबंधित संस्थाओं और समूहों की क्रमबद्धता, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, एक जनजातीय क्षेत्र। तो सामाजिक संरचना की जो विशेषता है वो अंतर संबंधित संस्थाओं और समूहों की क्रमबद्धता है। प्रश्न नंबर 45 है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। ये पुस्तक किसने लिखी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, यह पुस्तक लिखी है ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन ने। 46 है प्रश्न नंबर 46 निम्नलिखित में से कौन संरचनात्मक प्रकारवेत्ता है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट कौन है, पार्सन्स, पेरेटो, कांट, मार्क्स। तो इसमें से हमको बताना है कि संरचनात्मक प्रकारात्मक वेत्ता है वो है पार्सन्स, पेरेटो, कांट, मार्क्स नहीं है। 47 है सामाजिक संरचना का प्रकारवादी दृष्टिकोण सबसे पहले किसने अभिव्यक्त किया। कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है विभिन्न परीक्षाओं में कि पहली बार किसने प्रतिपादित किया। तो आप बिना कंफ्यूज हुए ऑप्शन डी स्पेंसर। स्पेंसर ने सबसे पहले सामाजिक संरचना का प्रकारवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। प्रश्न नंबर 48 है 48 है प्रकार्यात्मक सिद्धांत में प्रकट एवं अप्रकट प्रकार्यों की अवधारणा किसने जोड़ा है। तो प्रकट और अप्रकट प्रकार्यों की अवधारणा मार्टन ने जोड़ी है। 48 49 निम्नलिखित विद्वानों में से किसने कहा है कि अकारी वह निरीक्षित परिणाम है जो व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को कम करते हैं। अकारी निरीक्षित परिणाम जो व्यवस्था के, तो अकार्य, प्रकार, प्रकट, अप्रकट ये सब अवधारणाएं आर के मार्टन ने प्रस्तुत की है। यांत्रिक एवं सावयवी एकता का किसने वर्णन किया है। यांत्रिक एवं सावयवी एकता ये किसने इस सिद्धांत का वर्णन किया है। तो आपके सामने ऑप्शन है ए इमाइल दुर्खीम, बी कार्ल मार्क्स, सी टाल्कर पार्सन, डी मैक्स वेबर। ये इमाइल दुर्खीम ने किया है। प्रश्न नंबर 51 देखते हैं
द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक किसने लिखी है? द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म यह पुस्तक लिखी है मैक्स वेबर ने। क्वेश्चन नंबर 52 है, प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है। यह किसका कथन है? प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है, यह कही है ने। क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्नलिखित सामाजिक क्रिया के प्रकारों में कौन सा मैक्स वेबर से संबंधित नहीं है? सामाजिक क्रिया के जो प्रकार बताए गए थे उसमें मैक्स वेबर ने किसका वर्णन नहीं किया है? ऑप्शन देखते हैं कि रैशनल एक्शन इन रिलेशन, उद्देश्य से पूरी विवेकशील क्रिया किया है इन्होंने। तार्किक एवं अतार्किक क्रिया ये नहीं किया है। मूल्यों से जुड़ी विवेकशील क्रिया ये भी किया है और परंपरागत क्रिया ट्रेडिशनल एक्शन यह भी किया है। तो ऑप्शन नंबर बी 53 का बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से कौन संबंधित है? आपके सामने प्रश्न है। पीटर एच मन, पीबी यंग, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, सीए मोजर। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद हर्बर्ट मीड से संबंधित है। प्रश्न नंबर 55 है 55, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन चिंतक समूह संघर्ष सिद्धांतकारों का है? ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट से कौन संबंधित है? ऑप्शन है आपके सामने रेजन होफर, मार्क्स डेरेनडार्फ, मार्क्स सिमेल पार्सन्स, मार्क्स डेरेनडार्फ सोरोकिन। नहीं, तो मार्क्स सिमेल पार्सन्स, पार्सन संघर्षवादी सिद्धांतकार नहीं है। मार्क्स डेरेनडार्फ सोरोकिन भी नहीं है। रेजनहोफर, मार्क्स डेरेनडार्फ ये है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 56, दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी एक संघर्ष की विशेषता नहीं है? संघर्ष की विशेषता कौन सी नहीं है? चेतन प्रक्रिया, वैयक्तिक प्रक्रिया, सार्वभौमिक प्रक्रिया और निरंतर प्रक्रिया। तो संघर्ष जो है निरंतर नहीं चल सकता है, संघर्ष एक समय के बाद समाप्त हो जाता है, उसमें रुकने का गुण आ जाता है, तो संघर्ष में निरंतर नहीं चल सकता है। 57, प्रश्न नंबर 57, कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी टुवर्ड एन एक्सप्लोरेटरी साइंस पुस्तक के लेखक कौन है? कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी टुवर्ड्स, ये आपका ऑप्शन आया रेंडल कॉलिंस, ये इन्होंने लिखी कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी टुवर्ड एन एक्सप्लोरेटरी साइंस। नेट में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, यूजीसी नेट की परीक्षा में। प्रश्न नंबर 58 देखते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त होते रहें। प्रश्न नंबर 58 देखते हैं कि राल्फ डेरेनडार्फ अपने सिद्धांत किस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं? तो राल्फ डेरेनडार्फ जो है वो, ऑप्शन देखते हैं संघर्ष, प्रसारवाद, विकासवाद और प्रकार्यवाद। तो राल्फ डेरेनडार्फ जो है वो संघर्ष सिद्धांतकार हैं, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट हैं। 59, प्रश्न नंबर 59 देखते हैं कि संघर्ष समाज के संरक्षण में सकारात्मक भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है मैक्स वेबर, मार्क्स लिख गया है, ये मैक्स वेबर है, एल ए कोजर, कार्ल मार्क्स और एंथोनी गिडेंस। तो ये बात सकारात्मक भूमिका वाली जो बात है वो कोजर कहते हैं। प्रश्न नंबर 60 है कि आज तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह किसका कथन है? तो यह बात कही है कार्ल मार्क्स ने। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सामाजिक अनुसंधान की यह परिभाषा दी है कि सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित छानबीन या खोज को ही सामाजिक अनुसंधान कहते हैं? तो यह बात कहते हैं सीए मोजर, ये बात कहते हैं सहभागी अवलोकन का अपने अनुसंधान में किसने प्रयोग किया? सहभागी अवलोकन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का ऑप्शन है आपके सामने लुंडबर्ग, मैलनेवस्की, गुडेओमहार्ट
पार्सन्स। तो सहभागी अवलोकन का अपने अनुसंधान में प्रयोग मैलिनोवस्की ने किया हुआ है। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 63 क्या है। प्रश्नों की वह सूची जिसमें अनुसंधानकर्ता प्रश्नों के उत्तर स्वयं भरता है क्या कहलाती है? ऑप्शन है आपके सामने, साक्षात्कार अनुसूची, साक्षात्कार निर्देशिका, प्रश्नावली, सभी सही हैं। तो साक्षात्कार अनुसूची में अनुसंधानकर्ता प्रश्नों के उत्तर स्वयं भरता है इंटरव्यू शेड्यूल में। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन परिकल्पना का स्रोत है? लोगों को यह बताना है। ऑप्शन है सामान्य संस्कृत, समरूपता, वैज्ञानिक सिद्धांत, और ऑप्शन डी है सभी सही हैं। ऑप्शन डी सभी सही है। इसमें सामान्य परिकल्पना का जो स्रोत है वो सामान्य संस्कृत है, समरूपता भी है और वैज्ञानिक सिद्धांत भी है। क्वेश्चन नंबर 65, रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशन सेल्टिज जहोदा एवं अन्य द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैज्ञानिक पद्धति का चरण है? वैज्ञानिक बताना है कौन है। तो सिलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, परिकल्पनाओं का निर्माण, या इसको चरों का निर्माण। सिलेक्शन ऑफ, ये परिकल्पनाओं नहीं, चरों का निर्माण, चरों का चयन, सिलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। ये इंग्लिश में क्वेश्चन में कुछ गलत छपा हुआ है। अगर ये इंग्लिश वाला हम छोड़ के परिकल्पनाओं का निर्माण ये सही है, चरों का चयन ये भी सही है, निदर्शन ये भी सही, इसलिए ये ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 67 है, सामाजिक शोध में सर्वाधिक लोकप्रिय एक माध्य कौन सा है? वो माध्य कौन सा है जो सामाजिक शोध में सर्वाधिक प्रिय है? तो वो है अंकगणितीय, अरिथमेटिक एवरेज। Who used statistics word firstly? सांख्यिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है गाटफ्रायड आकेनवाल ने। क्वेश्चन नंबर 69 है, मेथड्स इन सोशल रिसर्च, यह पुस्तक किसने लिखी हुई है? यह पुस्तक मेथड्स इन सोशल रिसर्च, यह पुस्तक लिखी है गुडे एवं हार्ट ने। गुडे एवं हार्ट ने मेथड्स इन सोशल रिसर्च को लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रारंभिक सामान्यीकरण है? प्रारंभिक सामान्यीकरण, तो ऑप्शन है आपके सामने, शोध, सर्वेक्षण, प्रश्नावली, हाइपोथेसिस। तो ये कल्पना, हाइपोथेसिस, ये एक प्रारंभिक सामान्यीकरण है जिसमें हम हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाते हैं और उसी के आधार पर हम आगे अपने शोध का कार्य जारी करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक शोध प्ररचना नहीं है? रिसर्च डिजाइन, ये बताना है हमको। तो परिकल्पनात्मक, परीक्षणात्मक, वर्णनात्मक और अन्वेषणात्मक। तो ये परीक्षणात्मक, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी, ये तीनों शोध प्ररचनाएं हैं, जबकि परिकल्पनात्मक ये शोध प्ररचना नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, ये तीनों शोध प्ररचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से किसे आंकड़े संग्रह की एक विधि के रूप में नहीं प्रयोग किया जाता है? आंकड़े संग्रह हम जिस विधि से करते हैं उसका प्रयोग नहीं किया जाता इसमें। अनुसूची, प्रश्नावली, अवलोकन और सारणियन। तो अनुसूची, प्रश्नावली और अवलोकन, इन सभी विधियों से आंकड़ों का संग्रह किया जाता है, लेकिन सारणियन से नहीं किया जाता। सारणियन का कब इस्तेमाल होता है? जब हम लोग आंकड़े इकट्ठा कर लेते हैं और उसको टेबुलेट करते हैं, उसको वर्गीकृत करके सारणियों में क्रमबद्ध करते हैं, तब उसकी जरूरत पड़ती है। तो इसलिए ये आंकड़े संग्रह करने की विधि नहीं है। प्रश्न नंबर 73 है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन कौन से हैं? माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, लेकिन काई वर्ग केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि शोधकर्ता किस प्रकार कार्य करने से अधिक विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त कर सकता है? ठीक है, किस प्रकार की उसको कार्य करने चाहिए जिससे वो अधिक विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त कर ले? निष्क्रियता पूर्वक, पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर,
वस्तुनिष्ठ होकर या व्यक्तिपरक होकर। तो अधिक विश्वसनीय, वैज्ञानिक पद्धति में अधिक विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त करने के लिए किसी भी शोधकर्ता को ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो वो वस्तुनिष्ठ होकर अगर काम करेगा तो वो विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त कर लेगा, अर्थात उसको किसी पूर्वाग्रह या किसी वैषम्य से उसको प्रभावित नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 75 है, कार्ल पियर्सन किस योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं? तो कार्ल पियर्सन ने जो है वो सहसंबंध गुणांक दिया था, इसलिए वो कार्ल पियर्सन इसके लिए प्रसिद्ध हैं। प्रश्न नंबर 76 है कि किसने कहा है कि सांख्यिकी अनुमान तथा संभाविकता का विज्ञान है? ऑप्शन है आपके सामने डीएन एल्हांस, एएल बोडिंगटन और एएमएम ब्लेयर। फिर से देखते हैं कि किसने कहा कि सांख्यिकी अनुमान तथा संभाविता का विज्ञान है? तो ये आप कहा है एएल बोडिंगटन ने। प्रश्न नंबर 77 है, प्रश्नावली का प्रयोग किस प्रकार के उत्तरदाताओं के लिए किया जाता है? तो शिक्षित उत्तरदाताओं के लिए प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक घटना की विशेषता नहीं है? सामाजिक घटना की जो विशेषता है वो नहीं है, नहीं बताना है। जटिलता, सामाजिक घटना जटिल होती है, सही है। अमूर्तता, सामाजिक घटनाएं अमूर्त होती हैं, उसमें गुणात्मकता होती है। सार्वभौमिकता का गुण नहीं होता सामाजिक घटना में। एक सामाजिक घटना जो एक जगह पे होती है जरूरी नहीं कि वो दूसरी जगह पे वो वही घटना मिले, इसलिए सार्वभौमिकता का नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 79 प्रश्न नंबर क्वेश्चन नंबर 79 है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक तथ्य संकलन का अप्रत्यक्ष स्रोत, अप्रत्यक्ष स्रोत बताना है। ऑप्शन है आपके सामने अवलोकन, अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार। तो प्राथमिक तथ्य संकलन का अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष स्रोत वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष स्रोत वो जब शोधकर्ता स्वयं आंकड़े इकट्ठा करते समय आंकड़ों को वो स्वयं उपस्थित रहता है, और वहीं जब वो आंकड़े इकट्ठा करते समय या रिस्पोंडेंट से उत्तर लेते समय वो स्वयं उपस्थित नहीं रहता, तो वह प्राथमिक संकलन का अप्रत्यक्ष स्रोत हो जाता है। तो प्रश्नावली में स्वयं प्रश्नों को भरता है, इसमें शोधकर्ता उसके साथ में नहीं रहता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 80 है, सामाजिक खोज की कौन सी विधि को सामाजिक सूचना हो? तो ये व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, केस स्टडी मेथड जो है, इसको जो है वो सामाजिक सूक्ष्म दर्शक यंत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, माध्य की गणना करने का प्रत्यक्ष विधि कौन सा है? माध्य की गणना हम लोग करते हैं, उसमें प्रत्यक्ष विधि का सही सूत्र क्या है? तो प्रत्यक्ष विधि का सही सूत्र है सिग्मा एफ एक्स अपान एन। माध्य इक्वल टू माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान एन, यही सही है, सही इसका सूत्र है। जबकि ये सभी जो है वो कल्पित माध्य से निकाले गए हैं, तो ये प्रत्यक्ष माध्य का, ये प्रत्यक्ष विधि का सूत्र नहीं है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 82, सहसंबंध गुणांक सदैव इनके मध्य होता है। ये ऑप्शन बताना है आपको, सहसंबंध गुणांक जो है सदैव किन दो अंकों के मध्य होता है? तो सहसंबंध गुणांक जो है वो -1 और +1 के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 83, साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की किसने बात कही है? ये ऑप्शन देखते हैं, सीए मोजर, गुडे एवं हार्ट, आर के मर्टन और रेडफील्ड। तो ये बात कही है गुडे एवं हार्ट ने। साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वस्तु विश्लेषण का प्रकार है? अंतर्वस्तु प्रकार है, इसमें से कौन सा एक है? तो मद विश्लेषण,
प्रसंग विश्लेषण, संरचनात्मक विश्लेषण, सही डी, सभी ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है कि किसने कहा है कि लोक विधि विज्ञान लोगों द्वारा प्रयुक्त अध्ययन की विधियां हैं। लोक विधि विज्ञान लोगों द्वारा प्रयुक्त अध्ययन की विधियां हैं। जेफ्री अलेक्जेंडर, हर्बर्ट स्पेंसर, एफ अब्राहम, मैक्स वेबर। तो ये बात कही है अब्राहम ने। स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी, यह पुस्तक किसने लिखी है? स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी पुस्तक लिखी है गारफिंकल ने। क्वेश्चन नंबर 87, लोक विधि विज्ञान से कौन संबंधित है? तो लोक विधि विज्ञान एडमंड हर्सल ने जो है वो लोक विधि विज्ञान दिया था सबसे पहले जो है दर्शन शास्त्र में। क्वेश्चन नंबर 88, नौ प्रकारवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? नौ प्रकारवादी सिद्धांत ये बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, एच स्पेंसर, जेफ्री अलेक्जेंडर, पी एच मैन और सी ए मोजर। तो ये जेफ्री अलेक्जेंडर सही है। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिकता सिद्धांत से संबंधित है? उत्तर आधुनिकता सिद्धांत, जीन फ्रैंकिस लियोटार्ड, जैक दरिदा, माइकल फोकाल्ट। तो इसमें जीन लियोटार्ड भी हैं, जैक दरिदा भी हैं, माइकल फोकाल्ट भी हैं। तो ऑप्शन डी सही है। सभी विद्वान उत्तर आधुनिकता सिद्धांत से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 90, भारत में धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है धार्मिक अल्पसंख्यकों को अधिक से अधिक सुविधाएं देना, सभी धर्मों को बराबर सम्मान देना, बहुसंख्यक समुदायों के अधिकारों में कटौती करना। सभी सही हैं। तो धार्मिक अल्पसंख्यकों को धर्मनिरपेक्षता, भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों को अधिक से अधिक सुविधाएं देना, यह धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य नहीं है। सभी धर्मों को बराबर सम्मान देना, यह धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य है। बहुसंख्यक समुदायों के अधिकारों की कटौती करना, यह भी धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्धनता का कारण है? वो ऑप्शन बताना है कि भारत में निर्धनता का कारण के लिए कौन उत्तरदायी है? प्राकृतिक साधनों की, प्राकृतिक विपत्तियां, कृषि का पिछड़ापन। सभी सही हैं। तो प्राकृतिक साधनों की कमी भी है भारत में निर्धनता की, प्राकृतिक विपत्तियां और कृषि का पिछड़ापन। ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक असमता का प्रकार है? ये बताना है कि लैंगिक असमता का प्रकार कौन कौन से हैं। तो मॉर्टेलिटी इनक्वलिटी, मर्त्यता असमता, नैटलिटी इक्वलिटी, प्रसूतिक असमता, ओनरशिप इनइक्वलिटी, स्वामित्व असमता। इन सभी क्षेत्रों में लैंगिक असमताएं पाई जाती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93, दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, दहेज निरोधक अधिनियम। बहुत सवाल पूछा जाता है। ये 1961 में पारित हुआ है। स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना, ध्यान दीजिए, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना हुई है। ऑप्शन है आपके सामने, 1948, 1951, 1961, 1968। 1951 में पहली जनगणना हुई। 95, क्वेश्चन नंबर 95 है, जनसंख्या में वृद्धि रेखा गणितीय अनुपात में होती है। वृद्धि रेखा गणितीय अनुपात में, जबकि उत्पादन गणितीय अनुपात में। ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि रेखा गणितीय अनुपात में, ये गणितीय नहीं, ये बीज गणितीय होना चाहिए, बीज गणितीय। और जबकि उत्पादन गणितीय अनुपात में, अर्थात इसका कहने का आशय यह है कि जनसंख्या में जो है वृद्धि बहुत तेजी से होती है, जबकि उत्पादन उसके मुकाबले कम होता है। यह कथन किसका है? यह कथन माल्थस का है। क्वेश्चन नंबर 96 है, लोम्ब्रोसो द्वारा वर्णित अपराधियों के वर्गीकरण में कौन सा अपराधी सम्मिलित नहीं है? लोम्ब्रोसो ने जो अपराधियों का वर्गीकरण
उनके वर्गीकरण में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन है जन्मजात अपराधी, पागल अपराधी, आकस्मिक अपराधी और पेशेवर अपराधी। तो पेशेवर अपराधी उनके वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं था, ये सब सम्मिलित हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, समाजशास्त्र के क्षेत्र में नियमहीनता एनोमी की अवधारणा का निम्नलिखित में से किस विद्वानों के किस युग ने प्रयोग किया है? ठीक है, तो जो एनोमी की बात कही है वह दुर्खीम और मर्टन ने कही है। दुर्खीम और मर्टन दोनों ने एनोमी जो है वो समाजशास्त्र में प्रयोग किया है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी आत्महत्या दुर्खीम के अनुसार नहीं है? आत्महत्या का जो के प्रकार दुर्खीम ने बताए हैं उसमें से कौन सी आत्महत्या नहीं उन्होंने बताई है? तो अहमवादी आत्महत्या, स्वाभाविक आत्महत्या, परार्थवादी और अस्वाभाविक। तो उन्होंने इगोइस्टिक, नॉर्मल, एल्ट्रुइस्टिक, एनोमिक, तो उन्होंने नॉर्मल सुसाइड नहीं बताया है, उन्होंने ये तीनों बताए हैं, अहमवादी और परार्थवादी और जो है एनोमिक, जो एनोमिक अस्वाभाविक आत्महत्या जिसको बोल रहे हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 99 है कि किसने कहा है कि स्वयंपोष अपराध अपराध का वह प्रकार है जो उच्च वर्ग के व्यक्तियों द्वारा संपादित किया जाता है? स्वयंपोष अपराध अपराध का वह प्रकार, ये एक परिभाषा है। ठीक है, यह परिभाषा किसने कही है? तो यह परिभाषा सदरलैंड ने स्वयंवसन अपराध की अवधारणा दी है। जनरली आप इस प्रश्न को देखकर स्वयंवसन अपराध का सदरलैंड लगा देंगे, लेकिन यह बात जो ये परिभाषा दी है यह दी गई है डी.आर. टैफ्ट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 100 है, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की प्रकृति को आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा एवं सामाजिक हिंसा के रूप में वर्गीकरण किसने किया है? राम आहूजा, ई.एस. सदरलैंड, डी.आर. टैफ्ट, सी.एच. कूले। तो महिलाओं के साथ होने वाली अपराधों की प्रकृति आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा और सामाजिक हिंसा का जो वर्गीकरण किया है वो राम आहूजा ने किया है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा आज मध्य प्रदेश जो असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी का 2017 का पेपर था, आज हमने उसके 100 प्रश्न कवर किए हुए हैं। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में इसके अगले 100 प्रश्न हम लोग कवर करेंगे। आशा है कि आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और तब तक, जब तक कि अगला वीडियो हम नहीं बनाते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।